नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना के कैडेटों से कहा कि वे अपने संस्थानों को मादक पदार्थों से मुक्त रखने में योगदान करें। प्रधानमंत्री ने कहा, योग की तरह भारतीय संगीत से भी दुनिया लाभान्वित हो सकती है। नई दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट समारोह में पहली बार 1000 ड्रोन द्वारा लाइट शो का प्रदर्शन। हरियाणा सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में राहत दी। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त। दिल्ली सरकार पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरवाने के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र को अनिवार्य बनाएगी। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए पहले दौर की वार्ता संपन्न। और महिला एशिया कप हॉकी में भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस देश का युवा राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ आगे बढ़ता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली में श्री मोदी ने युवाओं की वोकल फॉर लोकल अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। आप सभी युवा वोकल फॉर लोकल के अभियान में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगर भारत के युवा ठान लें कि जिस चीज के निर्माण में किसी भारतीय का श्रम लगा है, किसी भारतीय का पसीना बहा है, सिर्फ वही चीज इस्तेमाल करेंगे तो भारत का भाग्य तेज गति से बदल सकता है। प्रधानमंत्री ने ऐसे दौर में एनसीसी को मजबूत करने के प्रयासों की बात की जब देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि जब युवा इस तरह के ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनते हैं तो हम उस युवा शक्ति की झलक देखते हैं जो वर्ष 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत के सपने को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लड़कियों और महिलाओं के रक्षा प्रतिष्ठानों में प्रवेश के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। रैली में बड़ी संख्या में लड़कियों की उपस्थिति पर उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र के बदलते परिदृश्य का प्रतीक है। अब देश की बेटियां सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही, सेना में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही, एयरफोर्स में देश की बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही है। ऐसे में हमारा प्रयास होना चाहिए कि एनसीसी में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां शामिल हो। जिन बेटियों ने खुद एनसीसी ज्वाइन किया है वो इसके लिए एक प्रेरणा बन सकती है। प्रधानमंत्री ने एनसीसी कैडेटों से अपनी आकांक्षाओं और कार्यों को देश के विकास और अपेक्षाओं के साथ जोड़ने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने एनसीसी या एनएसएस की मौजूदगी वाले स्कूल और कॉलेज को मादक पदार्थों से मुक्त रखने में योगदान करने की अपील की। नशा हमारी युवा पीढ़ी को कितना बर्बाद करता है ये आप भली भांति जानते हैं। तो फिर जिस स्कूल कॉलेज में एनसीसी हो, एनएसएस हो, वहां पर ड्रग्स कैसे पहुंच सकती? आप कैडेट के तौर पर खुद ड्रग्स से मुक्त रहें और साथ ही साथ अपने कैंपस को भी ड्रग्स से मुक्त रखें। आपके साथी जो एनसीसी, एनएसएस में नहीं है, उन्हें भी इस बुरी आदत को छोड़ने में मदद करिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय संगीत को विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनानी चाहिए। कल पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने पंडित जसराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और भारतीय शास्त्रीय संगीत की असाधारण विशेषता का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय कला और संस्कृति की विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य के लिए फाउंडेशन की सराहना भी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने योग की तरह भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व स्तर पर उभारने के प्रयास किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उल्लेख किया और कहा कि उसके अनुभव ने संकेत दिया है कि भारतीय विरासत से दुनिया को फायदा हुआ है। अब सारी दुनिया में योगा एक प्रकार से सहज अस्तित्व उसका अनुभव होता है और उसमें एक बात अनुभव आती है कि भारत की इस विरासत से पूरी मानव जात, पूरा विश्व लाभान्वित हुआ है। विश्व का हर मानवी भारतीय संगीत को जानने, समझने, सीखने और लाभान्वित होने का भी हकदार है। ये हमारा दायित्व है कि हम इस पवित्र कार्य को पूरा करें। गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत आज शाम ऐतिहासिक विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर श्री रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष पहली बार ड्रोन द्वारा लाइट शो मुख्य आकर्षण होगा। इसमें स्वदेशी तकनीक के जरिए निर्मित 1000 ड्रोन शामिल होंगे। ड्रोन प्रदर्शन का आयोजन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से स्टार्टअप बोट लैब डायनेमिक्स द्वारा किया जा रहा है। इस प्रदर्शन की अवधि 10 मिनट की होगी। ड्रोन प्रदर्शन के दौरान क्रमबद्ध बैकग्राउंड संगीत भी बजाया जाएगा। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड द्वारा बजाए जाने वाले कदमताल संगीत के साथ कुल 26 प्रदर्शन दर्शकों के मन को मोहने का काम करेंगे। इस समारोह के मुख्य संचालक कमांडर विजय चार्ल्स ड्रिक्रूज होंगे। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इस समारोह में कई नई धुनें जोड़ी गई हैं। इनमें केरल, हिंद की सेना और ऐ मेरे वतन के लोगों शामिल हैं। कार्यक्रम का समापन सारे जहां से अच्छा की सर्वकालिक लोकप्रिय धुन के साथ होगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बीटिंग द रिट्रीट एक सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है। ये परंपरा उस समय से चली आ रही है जब सूर्यास्त के समय सैनिक युद्ध रोक देते थे। जैसे ही युद्ध विराम का बिगुल बजता था, सैनिक लड़ाई बंद कर अपने हथियार रख देते थे और युद्ध के मैदान से हट जाते थे। यही कारण है कि युद्ध वापसी की धुन के दौरान भी खड़े रहने की प्रथा आज भी कायम है। ड्रम की धुन उन दिनों की याद दिलाती है जब शाम को निर्धारित समय पर सैनिकों को कस्बों और शहरों से उनके बैरक में वापस बुला लिया जाता था। इन सैन्य परंपराओं के आधार पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह बीते समय की याद दिलाता है। दिल्ली पुलिस ने आज विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए यातायात के व्यापक प्रबंध किए हैं। विजय चौक सामान्य यातायात के लिए दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक बंद रहेगा। दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार राजपथ पर विजय चौक और सी हेक्सागन के बीच गाड़ियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक के लिए उद्योग भवन और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकासी बंद रहेगी। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 164 करोड़ 96 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 48,98,000 टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया है कि अब तक पात्र लोगों को 1 करोड़ 9 लाख से अधिक एहतियाती वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। 93 करोड़ 67 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 70 करोड़ 19 लाख टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। हरियाणा सरकार ने कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए राज्य में कोविड प्रतिबंधों में ढील दे रही है।
अब राज्य के सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और 10वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों में 1 फरवरी से कक्षाएं पहले की तरह चलेंगी। राज्य के पॉलिटेक्निक, ITI, कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थान भी 1 फरवरी से खुल जाएंगे। संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल संसद भवन में बजट सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने संसद भवन में सांसदों, अधिकारियों और मीडिया कर्मियों को कोविड से सुरक्षित रखने के लिए जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना के कैडेटों से कहा कि वे अपने संस्थानों को मादक पदार्थों से मुक्त रखने में योगदान करें। प्रधानमंत्री ने कहा, योग की तरह भारतीय संगीत से भी दुनिया लाभान्वित हो सकती है। नई दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट समारोह में पहली बार 1000 ड्रोन द्वारा लाइट शो का प्रदर्शन। हरियाणा सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में राहत दी। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त। दिल्ली सरकार पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरवाने के लिए दिल्ली प्रदूषण प्रमाण पत्र को अनिवार्य बनाएगी। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए पहले दौर की वार्ता संपन्न और महिला एशिया कप हॉकी में भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग आगामी विधानसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। राज्य में विभिन्न मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसी ही एक अनूठी पहल में शामली का जिला प्रशासन सभी दिव्यांग मतदाताओं को चिट्ठी के माध्यम से मतदान की अपील कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। शामली जिले में पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान होगा। जिला प्रशासन मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। दिव्यांग मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए एक नई पहल की जा रही है। जिला प्रशासन जनपद के 6500 से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को चिट्ठी लिखकर वोट करने की अपील करेगा। शामली के जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कहा, शामली जनपद में हमारे दिव्यांग मतदाताओं को मोटिवेट करने के लिए एक प्रोग्राम हम लोग जल्द कर रहे हैं, जिसमें DIOS के माध्यम से स्कूली बच्चों के द्वारा हम लोग पोस्ट कार्ड लिखवाएंगे, जिसमें एक आमंत्रण उनको भेजा जाएगा जिला प्रशासन की तरफ से। एक अपील की जाएगी कि जितने दिव्यांग मतदाता हमारे हैं वो वोट कास्ट जरूर करें। शामली में अनुज सैनी के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराने की घोषणा की है। 35 सीटों के लिए ये चुनाव 3 और 7 मार्च को होंगे। परिषद के मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 7 मार्च को समाप्त हो रहा है। पहले दौर में 29 निर्वाचन क्षेत्रों में 3 मार्च को मतदान होगा। शेष 6 सीटों के लिए मतदान दूसरे चरण में यानी 7 मार्च को होगा। 3 और 7 मार्च को राज्य में छठे और 7वें चरण के विधानसभा चुनाव के लिए भी मतदान होना है। मतगणना 12 मार्च को होगी। पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना 4 फरवरी को और दूसरे चरण के मतदान के लिए 10 फरवरी को जारी की जाएगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 750 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ऊधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट और कांग्रेस नेता तथा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लाल कुआं सीट से अपना पर्चा भरा है। उत्तराखंड की 70 सदस्यों वाली विधानसभा का चुनाव 14 फरवरी को होगा और वोटों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र में पार्टी के 12 विधायकों को 1 वर्ष के लिए निलंबित करने के राज्य विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को असंवैधानिक और अनुचित बताने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने इसे सत्य की जीत बताया। श्री नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार के असंवैधानिक कार्यों का विरोध करती रहेगी। दिल्ली सरकार जल्द ही पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरवाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अनिवार्य करेगी। अधिसूचित किए जाने से पहले मसौदा नीति पर लोगों की राय ली जाएगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ये नीति प्रभावी रूप से ये सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले वाहन न चलें।
वाहन मालिकों को अपना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पेट्रोल पंप पर दिखाना होगा। यदि ये अमान्य पाया गया तो उन्हें ये प्रमाण पत्र दोबारा जारी कराना होगा। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाहनों के तेल पाइप उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पंजीकृत प्रदूषण नियंत्रण केंद्रों के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं। दिल्ली के 10 क्षेत्रों में लगभग 966 प्रदूषण नियंत्रण केंद्र कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर अनंत नागेश्वरन को केंद्र सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। श्री नागेश्वरन ने कल अपना कार्यभार ग्रहण किया। वे एक लेखक, शिक्षक और परामर्शदाता रहे हैं। डॉक्टर नागेश्वरन भारत के अलावा सिंगापुर में भी कई बिजनेस स्कूल और प्रबंधन संस्थानों में प्राध्यापक रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2019 से 2021 तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य के तौर पर भी काम किया है। डॉक्टर नागेश्वरन ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। भारत और ब्रिटेन ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए पहले दौर की वार्ता पूरी कर ली है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देशों के तकनीकी विशेषज्ञों ने 26 नीतिगत क्षेत्रों के बारे में विचार विमर्श किया। बातचीत में वित्तीय सेवाओं और दूरसंचार, निवेश, बौद्धिक संपदा, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा सहित वस्तुओं तथा सेवाओं में व्यापार के बारे में विचार विमर्श किया गया। मंत्रालय ने बताया कि वार्ता लाभकारी रही और इसका लक्ष्य भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार को सुदृढ़ बनाने पर बल देना रहा। दूसरे दौर की वार्ता इस वर्ष 7 से 18 मार्च के दौरान आयोजित की जाएगी। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के डेरा बुगती जिले के माट इलाके में कल एक विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर अब्दुल कुद्दुस बिजुंजो ने घटना की निंदा करते हुए इसे दुश्मनों का कायराना आतंकी हमला बताया, जिसे प्रांत में अशांति फैलाने के लिए अंजाम दिया गया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नेता सरफराज बुगती ने दावा किया कि हमले में बलोच रिपब्लिकन आर्मी के आतंकवादियों का हाथ है। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण ही खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। जनवरी 1780 को कोलकाता में अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र बंगाल गैजेट प्रकाशित हुआ और इसी के साथ ब्रिटिश भारत में प्रेस की शुरुआत हुई। साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गैजेट का प्रकाशन आयरिश नागरिक जेम्स ऑगस्टस हिकी ने शुरू किया था। इस अखबार को कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता था। ब्रिटिश सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए भारत में ये पहला संपादकीय प्रयास था। इसका नारा था, सभी के लिए मुक्त पर किसी से भी प्रभावित नहीं। सच्चाई का खुलासा करने के लिए हिक्की के साहसी रवैये से लोग बेहद प्रभावित हुए। इसके तुरंत बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने इंडिया गैजेट नाम से एक समाचार पत्र भी शुरू किया। इस तरह जब प्रतिद्वंद्वी अखबार इंडिया गैजेट प्रकाशित हुआ तो हिक्की ने उसी दिन अपने अखबार का नाम बदलकर हिक्कीज बंगाल गैजेट कर दिया। हिक्की का बंगाल गैजेट औपनिवेशिक शासन का कड़ा आलोचक था। उन्होंने गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने भारतीय सिपाहियों के लिए आवाज उठाई। उनके अखबार में
आमतौर पर बंगाल के निर्धनों के बारे में लेख प्रकाशित होते थे। उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल गैजेट प्रिंटिंग प्रेस पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया और 30 मार्च 1782 को इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। दिल पे ना कुछ गम रहे, हर घड़ी हर लहजा यार सीने से बाहम रहे। आज हम फाजिल मोहम्मद खान और उनके सहयोगियों का भी स्मरण कर रहे हैं, जो 29 जनवरी 1858 को देश के लिए शहीद हुए थे। भोपाल के फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान 1857 के संग्राम के दौरान मध्य भारत क्षेत्र में प्रमुख विद्रोही नेताओं में शामिल थे। फाजिल और आदिल से प्रेरित होकर निकटवर्ती रजवाड़ों के अनेक सैनिक स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले तत्कालीन भोपाल प्रांत के सिपाही पड़ोसी क्षेत्र सागर पर नियंत्रण करना चाहते थे। राहतगढ़ का किला सागर का द्वार था, परंतु भोपाल नवाब बेगम सिकंदर इन सिपाहियों के खिलाफ थी और विद्रोह को कुचलना चाहती थी। इस प्रकार भोपाल प्रांत की सेना और फाजिल मोहम्मद खान की सेना के बीच जुलाई 1857 में राजगढ़ी में युद्ध हुआ, जिसमें सिपाहियों ने भोपाल नवाब की सेना को मात दे दी। सिपाहियों ने राहतगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को आसपास के क्षेत्रों से भगाने में मदद की। दिल पे ना कुछ गम रहे, हर घड़ी हर लहजा यार सीने से बाहम रहे। सिपाहियों के विद्रोह को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जनवरी 1858 में महू से राहतगढ़ के लिए एक सेना ब्रिगेड भेजी। ब्रिटिश रेजिमेंट का नेतृत्व जनरल ह्यू रोज कर रहा था। भोपाल नवाब सिकंदर बेगम की सेना भी अंग्रेजों का साथ दे रही थी। 25 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने किले पर धावा बोल दिया। इस युद्ध में सैकड़ों सिपाही शहीद हुए थे। आदिल मोहम्मद खान बच निकलने में सफल रहे और बाद में उन्होंने तात्या टोपे के साथ कई क्रांतिकारी अभियानों में भाग लिया, लेकिन 29 जनवरी 1858 को फाजिल मोहम्मद खान को पकड़ लिया गया और अन्य क्रांतिकारियों के साथ किले के दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया। हम धरती के इन वीर सपूतों को नमन करते हैं। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। ओमान के मस्कट में महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। कल शाम खेले गए मैच में शर्मिला देवी और गुरजीत कौर ने गोल किए। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान 6 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने के आसार हैं। कोलकाता और मुंबई में आसमान साफ रहेगा। उत्तर में लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। जम्मू, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। इन शहरों में तापमान 0 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दक्षिण में विशाखापत्तनम में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। बेंगलुरु और हैदराबाद में सुबह कोहरा छाया रहा, बाद में बादल छा सकते हैं। तापमान 14 और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर में इम्फाल, आइजोल, अगरतला और ईटानगर में सुबह कोहरा छाया रहा, बाद में आसमान साफ रहने की संभावना है। गंगटोक में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं और तीसरे पहर आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इन शहरों में तापमान 6 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। शिलांग और कोहिमा में आसमान साफ रहने का अनुमान है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 11 बजे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने जाएंगे, इसलिए मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण 11:30 बजे किया जाएगा। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 85वीं और वर्ष 2022 की पहली कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण की तारीख 3 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। परीक्षा पे चर्चा परस्पर संवाद पर आधारित कार्यक्रम है, जिसमें देश विदेश के विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा के तनाव से मुक्ति के तौर तरीकों पर चर्चा करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी सिद्धार्थ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय कैडेट कोर की परेड में हिस्सा लेने और उनके संबोधन को सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, एनसीसी की ट्रेनिंग जिम्मेदारी निभाने में काम आ रही है। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, एनसीसी में ज्यादा से ज्यादा बेटियां शामिल हों। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, युवाओं की राष्ट्र प्रथम की सोच बदल सकती है देश का भाग्य। राजस्थान पत्रिका ने हाउ इज द जोश कैप्शन के साथ प्रधानमंत्री का महिला कैडेट्स के साथ चित्र प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने इस खबर को अपनी बैनर हेडलाइन बनाते हुए लिखा है, गर्व है कि मैं भी एनसीसी का एक्टिव मेंबर था। प्रधानमंत्री ने लोगों से वोकल फॉर लोकल से जुड़ने की अपील की। उच्चतम न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित किए गए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को राहत दिए जाने की खबर भी लगभग सभी अखबारों की सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, महाराष्ट्र के 12 भाजपा विधायकों का निलंबन रद्द। हरिभूमि के शब्द हैं, 1 साल तक निलंबित करने का स्पीकर का फैसला अवैध व मनमाना। सैनिक साजो सामान के निर्यात में एक बड़ा कदम, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एंटी शिप वेरिएंट को फिलीपींस को बेचे जाने के करार पर दस्तखत होने को नवभारत टाइम्स ने अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, फिलीपींस खरीदेगा ब्रह्मोस, मनीला में 28 अरब रुपए में हुआ करार। देश के औषधि नियामक डीसीजीआई द्वारा भारत बायोटेक कंपनी के नाक से दिए जाने वाले कोविड टीके के तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण को बतौर बूस्टर खुराक देने की अनुमति मिलने को दैनिक ट्रिब्यून ने अपनी हेडलाइन बनाया है। लोक सत्य के शब्द हैं, नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के ट्रायल की मिली अनुमति। दिल्ली के पर्यावरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में वाहन में ईंधन भरवाने के लिए प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र पीयूसी के अनिवार्य करने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है, जनता के सुझाव के बाद सरकार जारी करेगी अधिसूचना। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, दिल्ली में पेट्रोल तभी जब साथ में होगा पीयूसी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना के कैडेटों से कहा कि वे अपने संस्थानों को मादक पदार्थों से मुक्त रखने में योगदान करें। प्रधानमंत्री ने कहा, योग की तरह भारतीय संगीत से भी दुनिया लाभान्वित हो सकती है। नई दिल्ली में आज बीटिंग द रिट्रीट समारोह में पहली बार 1000 ड्रोन द्वारा लाइट शो का प्रदर्शन। हरियाणा सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में राहत दी। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त। दिल्ली सरकार पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरवाने के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र को अनिवार्य बनाएगी। और महिला एशिया कप हॉकी में भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।